मैं वाजिद हुसैन अंसारी एडवोकेट हूँ और यहाँ बिलारी में हम लोग 10 साल चेयरमैन भी रहे हैं हमारे फादर। और मैं कपड़ा मंत्रालय में राष्ट्रीय मैं मेंबर रहा हूँ और एक्स मेंबर रहा हूँ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में भारत सरकार में। मेरा ग्रेजुएट होने के नाते और थोड़ा सा इंटरेस्ट होने के नाते जी मैं आपका सवाल है कि भारत तो विश्व में जो डेवलपमेंट होने जा रहा है राजनीतिक, वो किस हद का है। जी 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 तो जहाँ तक मेरी स्टडी है और मैं कह सकता हूँ कि हमारे विश्व गुरु है अमेरिका, और बाकी जो अमेरिकन कैंप है उसमें सेकंड नंबर आता है ब्रिटेन का, और फिर सारे आते हैं, इसराइल आता है और सारे लोग आते हैं। अमेरिका सुपर पावर है अर्थव्यवस्था की भी, अमेरिका सुपर पावर है विभिन्न देशों में राजनीतिक हस्तक्षेप करने की, क्योंकि वो अमेरिका तो ये चाहता है ना कि भाई हमारे पास हमारे कैंप इतना मजबूत हो, हमारे साथ जो राष्ट्र हैं वो इतने मजबूत हो कि उससे हमें फ़ायदा मिले। भाई दुनिया दो भागों में बटी हुई है, एक भाग जो है वो रशिया का है और एक भाग अमेरिका है। लेकिन अमेरिका के साथ मैं समझता हूँ 70% 75% देश हैं पूरी दुनिया के जी और हमारा झुकाव भी अमेरिका की तरफ है। तो बात है क्योंकि अमेरिका से हमारा सारा चाहे संचार व्यवस्था हो, हथियारों का हो, पेट्रोल रहा हो, बहुत सारा कुछ हमारा डिपेंड है उस पर। मेरी अपनी सोच ये है कि आने वाले समय में जैसे चल रहा है अभी, आपने देखा होगा सारे अखबारात और सारे मीडिया जो विदेशी मीडिया, वो ये कह रहा है कि ब्रिटेन जो है इस टाइम पर पूरी तरह से दिवालिया होने के कगार पर, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, वहाँ महंगाई बहुत हो गई है, वहाँ नौकरियाँ नहीं है, और वहाँ एक सिस्टम ये है ना कि सरकार होती तो उसको वहाँ इतने खर्चीले लोग हैं कि 100 कमाते हैं तो 100 खर्च करते हैं तो 100 सरकार देती है। हमारे इंडिया की तरह नहीं है कि 100 कमाएगा तो वो 50 खर्च करेगा, 50 बचाता है। इसलिए कि मनमोहन सिंह की सरकार में भी देखा पूरी दुनिया में उस टाइम पे सन 12 में मंदा चला था, लेकिन हिंदुस्तान बचा था। उसका कारण सिर्फ सरकार नहीं थी, सरकार के साथ साथ इस देश का वो हमारा किसान, वो हमारा नागरिक जो अपनी ये थ्योरी रखता है कि हमें 50% खाना है, 60% खाना है, 30% 40% बचाना है। उसकी वजह से मेरा देश भारत उस दौर से जो हम होने दिवाली होने उससे बच गया था। और अब वहाँ जो ब्रिटेन में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो दिवालिया होने जा रहा है, और उसका असर अभी मैंने कल आज पढ़ा था पेपर में और मैं सुन रहा था न्यूज़ वगैरह कि बाइडेन 4 देशों की यात्रा छोड़ करके वापस आ गए और आने के बाद उन्होंने दे रहे कि अमेरिका भी हो सकता है दिवालिया हो जा। तो अगर अमेरिका दिवालिया हुआ, ब्रिटेन दिवालिया हुआ, तो उसका असर सीधा असर हमारी भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। मैं सैल्यूट करता हूँ भारत के नागरिकों को और भारत के यहाँ के जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, कि यहाँ पर, और मैं समझता हूँ असर तो यहाँ पड़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ये असर पड़ेगा। अगर अमेरिका में कोहराम मचता है, अर्थव्यवस्था डाउन होती है वहाँ की और दिवाली के कगार पर आती है, तो नेचुरली इंडिया में भी उसका असर पड़ेगा। तो हमें उसको होशियार रहना और अभी से ही मैं तो यही सलाह देता हूँ अपने देशवासियों को कि अभी से हमें अपना पूंजी को बचा के रखना है। अगर हम 100 कमा रहे हैं तो हमें पहले 20 बचाते थे, अब हमें 40 बचाना है। तो उससे हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा और सब लोग सुरक्षित रहेंगे। मेरी अपनी राय है। जी जी जी। लेकिन इसमें अगर इसको हम अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें
तो जैसे आपने ब्रिटेन में बताया कि वो 100 कमाते हैं और 100 खर्च कर देते हैं, इससे तो मार्केट में मांग बनती है। और भारत में जैसा आप बता रहे हैं कि 100 कमाते हैं तो 50 बचाते हैं और 100 में से 50 खर्च करते हैं, इससे मार्केट में मांग कम होती है, इससे तो इकोनॉमी गिरती है। इस वाली मेंटेलिटी से जो कि कमाओ जितना उससे कम खर्च करो तो आपकी मांग कम होगी बाज़ार में और बाज़ार पूरा इकोनॉमी स्लो डाउन मारेगी। तो ये उस अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो भारत का रिसेशन इस वजह से नहीं बचा उस समय पे भी, और आज भी इससे नहीं बचेगा। अगर कोई मंदी आती है उसका कोई कारण दूसरा होगा, इससे तो मंदी में और ज़्यादा मंदी हो जाएगी कि अब लोग मांग भी नहीं कर रहे, बाजार पूरा चौपट हो जाएगा, क्योंकि कौन प्रोडक्शन करेगा, कौन दुकानदार बैठेगा सामान बेचने जब कोई खरीदने नहीं जाएगा। देखिए इंडिया में 80% आबादी किसान पास रहते हैं। जी जी जी। और मेरा किसान जो है, जो बचाता है, जो अपना बो रहा है वो अपना बचा लेता है हाँ खाने के लिए। और अमेरिका में इतना, और ब्रिटेन में तो ऐसी हालत है वो खरीदते कोई है कुछ, वो इतने चटोरे हैं कि 100 रुपए कमाते हैं तो 100 खा जाते हैं। वो सरकारी, मैं सरकारी की बात बता रहा हूँ। और वे सरकार उन्हें कहती है कि कोहराम ना मचाए, ये यहाँ इंटरनली जो है प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उसे और दे देती है, बोले 50 रुपये और रख दी, उधार देती है उसको, वो ब्याज देते थक जाता है फिर। हाँ वो फ्री नहीं देती पैसा, उधार देती है उनको, लो ये 50 रुपये लो और खाओ, इसको मौज करो, लेकिन तुम्हारी आने वाली नस्ल तुमसे वसूला जाएगा। ये उसी वजह से हुआ ये वहाँ सिस्टम नहीं, लेकिन इस वजह से इकोनॉमी बूम करती है, डाउन नहीं मारती। नहीं, इस वजह से इलाज अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट देती, देखिए अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे आप सोचें, जैसे भारत में क्रेडिट कार्ड है। अब क्रेडिट कार्ड से क्या होता है कि अगर क्रेडिट कार्ड सिस्टम ना होता तो आपको जब सैलरी मिलेगी तब आप खर्चा करेंगे, माने बाजार में मांग करेंगे, तब बाजार में काम पैदा होगा। जी। अगर क्रेडिट कार्ड क्या करता है कि वो अगले महीने का खर्चा पहले महीने में करने को आपको ऐसी सुविधा दे देता है कि भाई अगले महीने में आप जो है ये पैसा इतने तारीख से पहले जमा कर देना, कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो वो ये सहूलियत दे रहा है देश या बैंक या जो भी ये सिस्टम है कि आप जो 1 महीने बाद मांग करेंगे उसे आज ही मांग कर लें, ताकि वो बाजार में आज ही उसका प्रोडक्शन हो, आज ही उसका एम्प्लॉयमेंट भी उसमें पैदा हो जाए, तो लोगों को सैलरी भी मिले, तो इससे बूम होगा। माने 1 महीने बाद जो इकोनॉमी होगी वो 1 महीने पहले इकोनॉमी हो जाती है। देखिए आपकी बात, तरह से आप नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही। अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हम, फ्री ऑफ कॉस्ट ही देखिए वो पैसा देते ना कि भाई हम ये आपको 50 रुपए खाने के लिए दे रहे, मौज करो, हाँ हम आपसे वापस, वो उसमें ज्यादा ब्याज दे थक जाते हैं। वो जो 100 रुपए कमा रहे हैं उसमें से उनका ब्याज कट जाता है 30 रुपए 20 रुपए। वो अगर 1 महीने तक नहीं जमा करते ही नहीं है, इतने हराम खाऊ है वहाँ। नहीं, तब नहीं करेंगे ना। अगर देखो, अगर वो मांग कर रहे हैं तो जॉब भी बनेगी ना उससे, अगर मांग नहीं कर रहे तो जो जॉब इनके पास होगी वो भी हट जाएगी। नहीं, आपका जो अर्थशास्त्र है जो आप बता रहे हो, क्योंकि ये सिंपल बिल्कुल सही है, लेकिन जो मेरा अर्थशास्त्र है, जो मैं कह रहा हूँ कि वो यही है कि वहाँ पर नौकरी नहीं है, वहाँ की इकोनॉमी डाउन हो गई है। लेकिन नौकरी क्यों नहीं है जब मांग है? तो आपने खुद ही बोला कि 100 का 100 खर्च कर रहे हैं, मांग है तो नौकरी नहीं, नौकरियां जितनी थी और बढ़ाई नहीं उन्होंने, जिनके पास नौकरियां वही तो कर रहे हैं। हाँ, वही करेंगे। और जो नौकरियां उन्होंने थी, नौकरियां कर ही नहीं रहे, वो छटनी कर रहे हैं वहां पर। हाँ, तो छटनी इस वजह से कर रहे हैं ना कि इसका मतलब है कि उतनी मांग नहीं हो पा रही। माने वहाँ के लोगों ने भी ये पॉलिसी डर के मारे अपनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये एक कॉमन मेंटेलिटी होती है कॉमन आदमी की। वो ऐसे सोचता है कि भाई कुछ भी ऐसी हवा फैल जाए कोई भी वजह से, या कोई भी स्थिति हो जाए कि पता नहीं कल को क्या होगा, नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, तो आदमी पैसा बचाना शुरू कर देता है। और ये बचाने से क्या होता है कि मार्केट में मांग कम हो जाती है, उसका प्रोडक्शन गिरने लगता है, तो वहाँ रिसेशन आ जाता है। अब देखिए कारण आपकी बात सही है, मतलब ये मुख्य कारण है। आपकी बिल्कुल बात सही है। अब ये कोई भी कारण से हो, इसके पीछे कोई दूसरा कारण हो कि भाई, देखिए उसका कारण यूक्रेन भी हो सकता है, और भी सारे मामले बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, यूक्रेन भी है और सारी चीजें, इंटरनेशनल फैक्टर भी। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया की तरह नहीं है कि वहां पर उन्होंने पैसा दे दिया कि भाई तुम्हें 5 किलो आटा, वो 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल दे दिया फ्री, उनसे वसूली नहीं हो रही। लेकिन वहाँ जो वो दे रहे हैं वहाँ से ब्याज सही देते हैं वो लोग, आप मालूम पढ़ी देखिएगा। नहीं, वो तो देते हैं। और रही बात, यूक्रेन फैक्टर भी है और सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। जी जी। पहले कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने देशवासियों को भी सैल्यूट करता हूँ, और सरकार को भी। देखिए इस मामले में कुछ भी सही, कम से कम यह है कि
और वो लोग इस पर नजर रखे हुए हैं। नहीं वो ठीक है। और जैसे एक चीज़ और आप कह रहे थे कि युद्ध की बात के, इनसे गृह युद्ध बचाने के लिए किसी युद्ध से कोई इकोनॉमी तो कमजोर हो सकती है, बढ़ कैसे सकती है? देखिए युद्ध वो अपना, जैसे अभी रशिया का देखें तो रशिया युद्ध में है यूक्रेन के साथ, और उसकी इकोनॉमी कितनी स्लो डाउन मारी, और अभी भी मार रही है। वो तो भारत के साथ उनके थोड़े संबंध ठीक हो गए, तेल वेल का वो सब करके थोड़ा मैंने maintain कहा किया कि है। वो लोगों की बगावत से बचने के लिए, अपने यहाँ के लोगों की सरकार के प्रति नकारात्मक सोच से बचने के लिए वहाँ की सरकार ये कर सकती है। हाँ, तो ऐसा बहाना ढूंढ सकते हैं, देखो भी युद्ध की वजह से ऐसा हो गया, हमारी कोई गलती नहीं है। और हम युद्ध में झोंक दें, लोग चुप हो जाएंगे। हाँ वही तो, लोग चुप हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं, अरे युद्ध हो रहा है मत बोलो भैया, बोलो, ये है मेरा कहना। हाँ, ये तो उस तरह से सरकारें बहाना बना उसके लिए बहाने बनाएंगी जी, जी। ताकि हमारा, ये है मेरा कहना। हाँ नहीं वो ये पॉसिबल है। हाँ, ये मैं ही कह रहा हूँ। तो इसलिए हमें हर चीज़ से होशियार रहना है और लोगों में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा करके, हमें सबसे पहला देश है, जी जी बिल्कुल। हम तो इस पर विश्वास करते हैं। हमारा देश बचेगा तो हम सुरक्षित हैं। यस यस वो तो है। देश हमारा कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल पहला मेरा देश है, मैं तो देश को धर्म से ऊपर मानता हूँ, मेरी अपनी सोच है। हाँ, सही बात है आपकी। इसीलिए ये कोरोना होने के बाद में, क्योंकि लोगों को अभी तक ये ऐसा भरोसा नहीं है कि इकोनॉमी जो है आगे बढ़ेगी, वो उस वजह से भी कम खर्चा कर रहे हैं हर जगह पे, कि पता नहीं कल को क्या हो जाएगा। क्योंकि कॉमन मैन की ये मेंटेलिटी रहती है कोई भी देश में, कि पता नहीं कल को क्या होगा, तो वो आज सोचता है कि चलो आज थोड़ा कम ही खर्च कर लो, क्योंकि वो तो वही खर्च करेगा ना जो पैसा है उसके पास। पर इससे इकोनॉमी में नेगेटिव असर पड़ता है, और सरकारें इस बात को बहुत मोबिलाइज कर नहीं पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती हैं? क्योंकि कल को कुछ हो गया तो गारंटी उठाती नहीं सरकार, कि कल को कुछ भी हो गया, कोई और दूसरी बात हो गई तो आदमी तो बोलेगा आप ही ने तो बोला था सारा खर्च करो, फिर आप अभी कल की आप, है ना। इसलिए सरकार उठाती नहीं तो आदमी ऐसा सोचता है, और ये नेगेटिव असर जाता है इस बात का। बहुत अच्छा रहा। सो इस तरह के जो स्वीडन है, जैसे आपको 5-6 जो नंबर 1 टॉप देश हैं छोटे छोटे, उनके वहाँ 60% टैक्स होता है, और वो कैश पर भी टैक्स होता है। मतलब अगर आपने एक साल के लास्ट तक अगर 100 रुपये आपके कैश बचे अकाउंट में खर्चे के बाद, उसमें से भी 60 रुपये जो हैं वो सरकार को टैक्स में चला जाएगा। तो चाहे तो आप सामान खरीदो और चाहे ऐसे ही दे दो, तो इससे वहाँ पे मांग बनी रहती है, और वो नंबर 1 पे रहते हैं। स्वीडन है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है, ये 6-7 देश हैं जहाँ पे टैक्स 60% है, किसी में 58, 59, 60, 65 तक है। इकोनॉमी एकदम बेहतर है। हाँ, तो उनको नहीं रिसेशन में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। ये अमेरिका को आती है, चाइना को आती है, रशिया को आती है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी टैक्स स्लैब जो है वो उसी तरह का है। जी जी।